दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं राष्ट्रीय काव्य धारा पार्ट 3। इसके अंदर हमने 2 वीडियो पहले बनाई है। उसमें राष्ट्रीय काव्य धारा की पूर्ववृत्ति को लेकर के हमने चर्चा की। दूसरी वीडियो में उसके प्रमुख कवियों की चर्चा में हमने 2 कवियों की चर्चा की। अब तीसरी वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय काव्य धारा के अन्य जो कवि बचे हैं उनकी चर्चा और राष्ट्रीय काव्य धारा को निष्कर्ष के रूप में वीडियो को समेट देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि हिंदी की बिंदी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो राष्ट्रीय काव्य धारा पार्ट 3 के प्रमुख कवियों में अब बालकृष्ण शर्मा नवीन की हम चर्चा करते हैं। नवीन जी 1897 से 1960 का जन्म ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। हाई स्कूल की परीक्षा सन 1917 ईस्वी में उत्तीर्ण करने के पश्चात वे कानपुर पढ़ने के लिए गए। उसी समय गांधी जी के आह्वान पर 1920 ईस्वी में अध्ययन कार्य छोड़कर राजनीति में भाग ले लिया। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और अनेक बार जेल भी गए। एक अच्छे साहित्यकार होने के कारण नवीन जी ने कुछ समय तक प्रभा तथा प्रताप का संपादन भी किया। कुमकुम इनका पहला काव्य संग्रह है। उर्मिला काव्य, जो कि छायावाद काल में ही पूरा कर लिया गया था, का प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के। इनकी प्रणय संबंधी रचनाओं में अधिकांश छायावादी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। अतीत का गौरवगान, देश की दयनीय दशा के प्रति व्यथा और आक्रोश, स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि इनकी कविताओं का मूल स्वर है। झूठे पत्ते जैसी रचनाओं में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। नवीन जी ने छायावाद के उत्तरार्ध में साहित्य सृजन आरंभ किया था, जिससे इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर अधिक मुखरित हुआ है। पराधीनता किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी घातक समस्या है। उससे जो अपमान, ग्लानि, तिरस्कार, नारकीय जीवन बिताने की यातना सहन करनी पड़ती है, उसका अनुभव पराधीन जाति ही कर सकती है। पराधीन होकर जीवन में कभी भी सुख संभव नहीं है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सभी की उन्नति का प्रमुख साधन स्वतंत्रता की भावना है। स्वाधीनता का परम विकास ही परमात्मा है और स्वतंत्रता का संपूर्ण अस्त ही पराधीनता है। गुलामी का रास्ता सीधा नरक में पहुंचता है और स्वर्ग मार्ग पर अग्रसर होना ही तो दास्ता की श्रृंखलाएं तोड़नी पड़ती हैं। स्वामी दयानंद जी का कहना है कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है और विदेशी राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में के उत्साह व आवेश के साथ स्वतंत्रता संग्राम श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आबद्ध एक श्लाघ्य नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। वह स्वतंत्रता आंदोलन के मात्र व्याख्याता ही नहीं अपितु भुक्तभोगी भी रहे। 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। फलतः दास्ता की श्रृंखलाओं के विरोध संघर्ष में इन्हें 10 बार जेल जाना पड़ा। जेल यात्राओं का इतना लंबा सिलसिला शायद ही किसी कवि के जीवन से जुड़ा हो। उन दिनों जेल ही कवि का घर हुआ करता था। हम संक्रांति काल के प्राणी, बदा नहीं सुख भोग, घर उजाड़ कर जेल बसाने का हमको है रोग। अपने प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम की जाने पर प्राणार्पण, आत्मोत्सर्ग तथा प्रलंकर कविता संग्रह में क्रांति गीतों की ओजस्विता व प्रखरता है। यहाँ बनी हथकड़ियाँ राखी, साखी है संसार, यहाँ कई बहनों के भैया बैठे हैं मनमार।
सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948 हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थीं। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। राष्ट्रीय काव्य धारा को विकसित करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का त्रिधारा और मुकुल की राखी, झांसी की रानी, वीरों का कैसा वो बसंत आदि कविताओं में तीखे भावों की पूर्ण भावना मुखरित है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जलियांवाला बाग में बसंत कविता में इस नृशंस हत्याकांड पर कवित्री के करुण क्रंदन से उसकी मूक वेदना मूर्तिमान हो उठी है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी राणा प्रताप के प्रति आज़ादी के फूलों पर जय जय, तैयार रहो बढ़े चलो, विप्लव गीत कविताएं, पूजा गीत संग्रह की मातृ पूजा, युग की पुकार, देश के जागरण मान कविताएं तथा वासुदत्ता कुणाल युग धारा काव्य संग्रहों में स्वतंत्रता के आह्वान व देश प्रेम साधना के बीच आशा और निराशा के जो स्वर फूटे हैं, उन सब के तल में प्रेम की अविरल का स्रोत बहता कवि वंदनी माँ को नहीं भूल सकता है। कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक हाहाकार सहोगे, उठो राष्ट्र के हे अभिमानी, सावधान मेरे सेनानी। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की बापू कविता में गांधीवाद के प्रति अटूट आस्था व अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि मूल्यों का गहरा प्रभाव है। राजस्थानी छटालिए श्याम नारायण पांडे की कविताओं में कहीं उद्बोधन और क्रांति का स्वर तथा कहीं सत्य, अहिंसा जैसे अचूक अस्त्रों का सफल संधान हुआ है। इनकी हल्दी घाटी व जौहर काव्यों में हिंदू राष्ट्रीयता का जयघोष है। देश प्रेम के पुण्य क्षेत्र पर प्राण न्यौछावर के लिए प्रेरित करने वाले राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, मानसी, पथिक, स्वप्न आदि काव्य संग्रह देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना उत्पन्न करते हैं। देश की स्वतंत्रता को लक्ष्य करके श्री गया प्रसाद शुक्ल सनही ने कर्मयोग कविता में भारतवासियों को जागृत कर साम्राज्यवादी नीति को आमूल से नष्ट करने का तीव्र आह्वान किया। श्रीधर पाठक ने भारत गीत में साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसे भारत की मुक्ति का प्रयास किया। प्रयोगवादी कवि अज्ञे भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई बार जेल गए। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की कविताएं भी इस दिशा में सक्रिय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तरोत्तर विकास के साथ हिंदी कविता और कवियों के राष्ट्रीय रिश्ते मजबूत हुए। राजनीतिक घटनाक्रम में कवियों के तेवर बदलते रहे और कविता की धार भी तेज होती गई। आंदोलन के प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी काव्य संघर्षों से जूझता रहा। स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रीय कविता के इतिहास का एक नया युग आरंभ हुआ। नए निर्माण के स्वर और भविष्य के प्रति मंगलमय कल्पना उनके काव्य का विषय बन गया। फिर भी स्वतंत्रता यज्ञ में उनके इस अवदान और बलिदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। भारत का ऐतिहासिक क्षितिज उनकी कीर्ति किरण से सदा आलोकित रहेगा और उनकी कविताएं राष्ट्रीय अस्मिता की धरोहर बनकर नई पीढ़ी को अपने गौरव गीत के ओजस्वी स्वर सुनाती रहेंगी। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो राष्ट्रीय काव्य धारा पार्ट 3। और इस तरह से राष्ट्रीय काव्य धारा की 3 वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय काव्य धारा की पृष्ठभूमि, उसके प्रमुख कवि, उनकी कविताएं उदाहरण सहित हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। आशा है वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय काव्य धारा को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से लिखकर हमें बताएं। वीडियो को लेकर के, राष्ट्रीय काव्य धारा को लेकर के या फिर हिंदी साहित्य को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।